मुंबई, अंधेरी, पश्चिम, रात के 2 बज रहे थे। मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक थम चुका था, लेकिन ऑडियो आर्टिफैक्ट्स नाम के उस अत्याधुनिक स्टूडियो के अंदर शोर रहित ठंडी हवा में एक बेचैन धुन गूंज रही थी। आरव 25 साल का एक उत्साही और प्रतिभाशाली साउंड इंजीनियर अपनी चमकीली एल्यूमिनियम की डेस्क पर झुका हुआ था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन यह चमक नींद की कमी और एक जुनून की देन थी। उसके सामने 3 विशाल मॉनिटर पर हरे और नीले रंग की जटिल तरंगें दौड़ रही थीं। यह आधुनिक संगीत की दुनिया थी। हर धड़कन को डिजिटल रूप से मापा जाता था, हर नोट को सिद्ध किया जाता था। आरव को यह दुनिया पसंद थी। वह ग्लोबलाइजेशन के इस युग का हिस्सा था, जहां इंटरनेट ने हर कोने को एक दूसरे से जोड़ दिया था। क्या यह अब भी खालीपन लगता है? आरव ने खुद से बुदबुदाया। उसका काम लाखों लोगों तक पहुंचता था। उसके मिक्स किए हुए गाने दुनिया के चार्ट्स पर होते थे। फिर भी उसे लगता था सब कुछ होने के बावजूद कुछ कमी है। यह कमी थी रूह की। आरव ने अपने डेस्क से उठकर स्टूडियो के दूसरे कोने में कदम रखा, जहां एक पुराना भारी भरकम रील टू रील टेप रिकॉर्डर रखा था। डिजिटल दुनिया में एक विसंगति, एक विंटेज देवता। यह उसका निजी खजाना था, जिसे उसने एक कबाड़ डच की नीलामी से उठाया था। आरव अक्सर पुरानी चीजों में वह जमाना खोजने की कोशिश करता था, पुराने हसीन नगमों का जमाना। कुछ दिन पहले इसी रिकॉर्डर के साथ उसे एक बक्से में एक रील मिली थी। वह रील देखने में क्षतिग्रस्त थी और धूल भरी थी, लेकिन उसके ऊपर एक पतला स्याही से लिखा नाम था, सुरों की बेटी। आरव ने टेप रिकॉर्डर ऑन किया। सुरों की बेटी बजनी शुरू हुई। सबसे पहले एक भव्य भारी वीणा की ध्वनि आई, फिर एक धीमी डूबती हुई हारमोनियम की गूंज। संगीत ऐसा था मानो कवि ने अपनी कल्पना को उसमें पिरो दिया हो। यह वह संगीत था जिसमें सिर्फ धुन नहीं थी, बल्कि कहानी थी। फिर एक आवाज आई। यह आवाज इतनी स्पष्ट, इतनी मधुर थी कि आरव वहीं रुक गया। यह आवाज किसी स्वर कोकिला की नहीं थी, यह उससे भी गहरी थी। यह रिया की आवाज थी। राहों के मुसाफिर हम, न घर है न ठिकाना। आवाज में एक शाश्वत पीड़ा थी, एक अमर सत्य। लेकिन गाना अचानक थम गया। एक कर्कश ध्वनि हुई और फिर केवल हवा की आवाज। टेप क्षतिग्रस्त हो चुका था। अंतिम छंद गायब था। आरव ने हताशा में अपने बाल खींचे। नहीं, यह हो नहीं सकता। वह रात भर उस क्षतिग्रस्त रील पर काम करता रहा। उसने हर संभव डिजिटल टूल का उपयोग किया, नॉइज रिडक्शन, फ्रीक्वेंसी फिल्टरिंग, लेकिन वह अंतिम भाग एक खालीपन था। अगले दिन सुबह आरव ने रील के डब्बे को पलटा। नीचे की तरफ एक पतला पीला पड्डा हुआ नोट चिपका हुआ था। उस पर लिखा था, अंतिम सुर सिर्फ रंग सागर जानता है। आरव ने तुरंत गूगल मैप्स खोला। रंग सागर, राजस्थान के एक रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा गुमनाम शहर। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ शायद टेलीफोन भी किसी दुकान पर ही मिलते होंगे। उस्ताद जुल्फिकार खान। यह नाम सुनते ही आरव का मन उस गहरी कल्पना में खो गया। खान साहब उस दौर के एक महान लेकिन गुमनाम संगीतकार थे, जिन्होंने अपने गीतों में न केवल संगीत को बल्कि शब्दों को भी अत्यधिक महत्व दिया था। उनकी कला में इतनी गहराई थी कि जितना सुनो उतना नया लगता था। आरव के लिए यह सिर्फ एक रील नहीं थी, यह एक कलाकार की अंतिम कमाई थी। यह उस युग का प्रतीक थी जिसे आज की पीढ़ी अर्थहीन कहती थी। उसी दिन शाम को आरव ने अपने बॉस को एक लंबा ईमेल लिखा और स्टूडियो की चाबियां रख दी। मैं जा रहा हूँ, उसने अपने दोस्त और सहयोगी साहिल को बताया। साहिल, एक मॉडर्न बीट मेकर, हंसा। कहाँ जा रहा है मेरे भाई? तू और रंग सागर, तेरा वीज़ा तो नहीं खत्म हो गया? मैं एक मुसाफिर हूँ मेरे दोस्त, मुझे चलते रहना है, मुझे रूह को खोजना है। आरव ने खान साहब के गाने का हवाला दिया। साहिल ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि यह जुनून है। ठीक है, लेकिन वापस आकर मुझे बताना कि वहाँ इंटरनेट है या नहीं। आरव मुस्कुराया। वहाँ की सबसे अच्छी कनेक्टिविटी दिल से दिल की होगी। वह जमाना ऐसा ही था। दिल्ली के लिए उड्डान और फिर ट्रेन और फिर बस। आरव की यात्रा मुंबई की गति से शुरू होकर रंग सागर की सुस्ती में बदल गई। फ्लाइट, फिर लंबी ट्रेन की यात्रा और अंत में एक पुरानी खटारा बस। उसका हाईटेक बैकपैक, जिसमें उसका पोर्टेबल साउंड इंटरफेस और डिजिटल माइक्रोफोन थे, भीड़ डीएच भरे गांव के बाजार में एक विसंगति लग रहा था। जब वह रंगसागर पहुंचा तो उसे लगा कि वह सचमुच समय में पीछे चला गया है। यहाँ की सड़कें शांत थीं और लोग एक दूसरे को घंटों तक कहानियां सुनाते थे। आरव ने एक छोटे से ढाबे पर चाय पी। ढाबे वाले अंकल ने उसे एक पुराने लकड़ी के डिब्बे वाले रेडियो से गाना सुनाया। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, किशोरदा की आवाज। वाह, आरव ने कहा, इतना सुकून। अंकल ने मुस्कुराया। बेटा, ये वह जमाना है। ये गाने आज भी पॉपुलर हैं। इनकी आवाज में थकान, भूख, प्यास, दुख, दर्द सब भुलाने की ताकत है। आरव ने अपनी नोटबुक खोली। क्या आप यहाँ के एक पुराने संगीतकार उस्ताद जुल्फिकार खान को जानते हैं? ढाबे वाले अंकल के चेहरे पर एक पल की खामोशी छाई। हाँ, खान साहब, उन्हें तो हर कोई जानता था, लेकिन वह सालों पहले रिया के जाने के बाद कहीं खो गए। और रिया
वही सुरों की बेटी। वह खान साहब की शिष्या और उनकी मुघन्नी गायिका थी। लोग कहते थे उनकी आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की कशिश थी। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। वह सही जगह पर था। अंकल ने इशारा किया। उनकी हवेली अब खंडहर बन गई है, लेकिन अगर तुम्हें खान साहब के बारे में कुछ जानना है तो करीम चाचा से मिलो। वह पहले रेडियो ठीक करते थे। आरव ने करीम चाचा की दुकान ढूंढी। बाहर एक बद्दा सा साइन बोर्ड था, करीम रेडियो सर्विस, हम आवाज़ को ठीक करते हैं, रिश्ते को नहीं। अंदर करीम चाचा, एक पतले 70 वर्षीय सज्जन, एक पुराने विशाल तबला की मरम्मत कर रहे थे। दुकान पुराने ब्लैक एंड वाइट टीवी और हजारों पुर्जों से भरी थी। आरव ने अपनी कहानी और सुरों की बेटी रील करीम चाचा के सामने रख दी। करीम चाचा ने चश्मा उतारा, रील को आंखों से लगाया। खान साहब, यह उनकी अंतिम कलाकृति होनी चाहिए। जब शब्दों का महत्व था तो वह ऐसी ही धुनें बनाते थे। चाचा, इसका आखिरी हिस्सा गायब है, मुझे रिया को ढूंढना है। क्या वह अब भी जिंदा है? करीम चाचा की आंखें भर आईं। रिया, वह अब इस दुनिया में नहीं है बेटा। वह तो खान साहब के जाने के कुछ साल बाद ही चली गईं। आरव का सारा उत्साह एक पल में चकनाचूर हो गया। उसकी यात्रा, उसका जुनून। लेकिन करीम चाचा ने धीमी आवाज़ में कहा, रिया की पोती यहीं रंग सागर में है। वह बिल्कुल अपनी दादी जैसी है। वही आंखें, वही सुरों की समझ। उसका नाम आलिया है। आलिया? हाँ, वह इस शहर में एक छोटा सा कम्युनिटी सेंटर चलाती है, जहाँ वह बच्चों को कला और संगीत सिखाती है। वह आजकल दूरदर्शन के पुराने रामायण और महाभारत के सीरियल दिखाती है। कहती है कि उनमें आज के सीरियलों से ज़्यादा सच्चाई और भावना है। आरव को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। आलिया, वह रिया की विरासत थी। करीम चाचा ने आगाह किया, लेकिन सावधान रहना आरव, आलिया आधुनिक संगीत से नफरत करती है। वह कहती है कि आज के गाने बेमायने हैं, सिर्फ उत्तेजना पैदा करते हैं और 4 दिन बाद भुला दिए जाते हैं। वह अपने दादी के संगीत की शुद्धता को लेकर बहुत सख्त है। आरव ने आत्मविश्वास से अपने बैग की ओर देखा, जहाँ उसका डिजिटल उपकरण रखा था। मैं एक मुसाफिर हूँ चाचा, मेरा काम सिर्फ चलते रहना है। मैं उसे समझाऊंगा कि पुराना और नया साथ चल सकता है। करीम चाचा ने मुस्कुराते हुए उसे आलिया के कम्युनिटी सेंटर का रास्ता दिखाया। लगभग दोपहर के 4 बजे थे जब आरव करीम चाचा की बताई गली के अंत में पहुंचा। सामने एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी हवेली थी, जिसके गेट पर एक हाथ से लिखा बोर्ड लगा था, सूरज की कला पाठशाला। हवेली के बड्डे आंगन में करीब 20 बच्चे जमीन पर बिछी दरी पर बैठे थे। वे बड्डे चाव से एक छोटे से ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पर कुछ देख रहे थे। आरव ने ध्यान से देखा। यह दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले पुराने रामायण सीरियल का कोई दृश्य था। बच्चों के चेहरे पर वैसा ही उत्साह था जैसा कभी आस पड़ोस के लोगों में एक ही टीवी पर फिल्म और गाने देखने के समय होता था। बच्चों के बीच बैठी थी एक लड़डचकी आलिया। उसकी लंबी चोटी और सादगी भरा पहनावा उसे मुंबई की तेज तर्रार दुनिया से पूरी तरह अलग करता था। उसने अपने माथे पर एक बिंदी लगा रखी थी और उसकी आंखें उतनी ही गहरी थीं जितनी उसके द्वारा पढ़ी जा रही कविता की पंक्तियां। वह बच्चों को समझा रही थी, देखो बच्चों, पुराने सीरियल में जो राम का किरदार निभाते थे उन्हें लोग सचमुच भगवान की तरह देखते थे, क्योंकि उस समय हर किरदार को सुंदर बनाने के लिए जो काम किया जाता था वह आज भी याद किया जाता है। आलिया ने टीवी बंद किया और बच्चों से कहा कि वे आज के लिए अपनी कॉपी में गुणों की सुंदरता पर एक कहानी लिखें। तभी आरव ने दरवाजे पर दस्तक दी। नमस्ते, आरव ने धीरे से कहा। आलिया ने घूमकर देखा। उसका चेहरा एक पल के लिए शांत और फिर सख्त हो गया। आरव का ब्रांडेड आधुनिक पहनावा और चेहरे पर दिख रही ग्लोबलाइजेशन के युग की पहचान उसे पसंद नहीं आई। आप कौन हैं? आलिया ने सीधे सवाल किया। मेरा नाम आरव है, मैं मुंबई में साउंड इंजीनियर हूँ। मैं यहाँ एक बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ, आपकी दादी रिया जी और उस्ताद जुल्फ़िकार खान के बारे में। आरव ने अपना डिजिटल बैकपैक नीचे रखा। आलिया तुरंत खड्डी हो गई। खान साहब और दादी के बारे में जानने की आपको क्या ज़रूरत है? उनका काम उस दुनिया के लिए था जहाँ शब्दों में मायने होते थे, जहाँ लोग अपनी भावनाओं को आसानी से जोड़ देते थे। ये आपकी भागम भाग वाली दुनिया नहीं थी। आरव ने आराम से जवाब दिया। मैं भी वही भावनाएं ढूंढ रहा हूँ आलिया जी, मुझे करीम चाचा ने भेजा है। करीम चाचा का नाम सुनकर आलिया थोड़ी नरम हुई। उसने बच्चों को छुट्टी दी और आरव को हवेली के अंदर एक ठंडे शांत कमरे में ले गई। कमरे की दीवारों पर रिया और खान साहब की पुरानी तस्वीरें थीं। बैठिए, आलिया ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब भी दूरी थी। आरव ने अपनी कहानी शुरू की। उसने सुरों की बेटी रील, अंतिम छंद के गायब होने और अंतिम सुर सिर्फ रंग सागर जानता है वाले नोट के बारे में सब कुछ बताया। बातचीत के दौरान आरव ने अपने लैपटॉप से रील का क्षतिग्रस्त हिस्सा बजाया। जब वीणा, हारमोनियम और तबले की पुरानी शुद्ध ध्वनि गूंजी तो आलिया की आंखें भर आईं। यह दादी की आवाज़ है, वह फुसफुसाई। इतने साल बाद आरव ने तुरंत कहा, आलिया जी, यह गाना अधूरा है। खान साहब ने इसे पूरा करने के लिए आपका इंतजार किया होगा। मैं इसे पुनर्स्थापित कर सकता हूँ। मेरे पास वो सारे आधुनिक उपकरण हैं। हम आवाज़ के हर कण को बचा सकते हैं। आलिया ने तुरंत मना कर दिया। उसका चेहरा फिर सख्त हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने मेज़ पर हाथ मारा।
आप इसे डिजिटल कचरा बना देंगे। आपके उपकरण रूह को नहीं पकड़ सकते। आपके आधुनिक गाने क्या हैं? 4 दिन की चांदनी, फिर लोग उनका नाम भी भूल जाते हैं। और ये गाने, ये कालजयी हैं, ये कविता हैं। आरव को लगा कि यह बहस उसी पुरानी बहस का हिस्सा है जिसके बारे में उसने गांव के बुजुर्गों से सुना था। आज के गाने बेमायने हैं आलिया जी, आरव ने धैर्य से कहा। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, लेकिन यह गाना वर्षों से खामोश है। अगर हम इसे आज की तकनीक की मदद से पूरा करके दुनिया के सामने नहीं लाएंगे तो यह यहीं धूल खाता रहेगा। आप देखिए, आज पश्चिमी दुनिया के लोग भी हिंदी के पुराने गाने सुनते हैं और उनकी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करते हैं। यह गाना उन्हें भी एक अलग पहचान देगा। तकनीक सिर्फ आवाज का रूप बदलती है, शब्दों की आत्मा नहीं। और इस गाने की आत्मा इसके बोल में है, जो शायद खान साहब ने अपनी आखिरी कल्पना के साथ लिखे होंगे। मेरे पास बस एक झूठी याद है, आलिया ने कहा। आरव को याद आया कि करीम चाचा ने कहा था कि आलिया ही रिया की विरासत है। झूठी याद नहीं आलिया जी, आरव ने चुनौती दी। यह विरासत है और विरासत को सहेजने के लिए हमें अतीत और वर्तमान को साथ लाना होगा। मुझे पता है कि खान साहब की पुरानी हवेली कहाँ है। हम वहाँ जाकर कुछ और सुराग ढूंढ सकते हैं। आलिया ने कुछ देर सोचा। खान साहब की हवेली, एक खंडहर, लेकिन यादों का खजाना। ठीक है, आलिया ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज़ अब थोड़ी थकी हुई थी। मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन अगर आपने मेरे दादी के काम में कोई भी डिजिटल मिलावट करने की कोशिश की तो मैं इस टेप को हमेशा के लिए दफन कर दूंगी। ये एक शर्त थी। आरव ने हाथ बढ़ाया। मैं वादा करता हूँ, मैं सिर्फ पुनर्स्थापित करूंगा, परिवर्तित नहीं। अगले दिन सुबह सुबह आरव और आलिया ने उस्ताद जुल्फिकार खान की पुरानी हवेली की ओर अपनी यात्रा शुरू की। यह यात्रा सिर्फ एक जगह की नहीं थी, बल्कि 2 अलग अलग जमानों के बीच तालमेल बिठाने की शुरुआत थी। अगली सुबह रंगसागर की सुनहरी धूप में आरव और आलिया ने उस्ताद जुल्फिकार खान की हवेली की ओर प्रस्थान किया। हवेली शहर के किनारे एक ऊंचे टीले पर स्थित थी। हवेली खंडहर हो चुकी थी, लेकिन उसकी वास्तुकला में उस द्वार की शान और कला स्पष्ट दिखती थी। यह हवेली सिर्फ पत्थर नहीं है, आलिया ने गेट पर लगे जंग खाए ताले को देखते हुए कहा। यह उस जमाने की गवाह है जब संगीत बनाने वाले सिर्फ धुन नहीं बल्कि मोती बिखेरते थे। आरव ने ताला तोड़ा। अंदर कदम रखते ही धूल और खामोशी ने उनका स्वागत किया। हवेली का बड़ा हॉल, जो कभी संगीत का केंद्र रहा होगा, अब खाली था, लेकिन एक कोने में एक दरवाजा था, उस्ताद का रियाज कमरा। जैसे ही वे कमरे में घुसे, आरव की आंखें चमक उठीं। कमरा धूल से ढका था, लेकिन यहाँ अब भी वे जादुई उपकरण मौजूद थे जिनकी बात कहानी में की गई थी। एक पुराना भारी वीणा धूल में लिपटा हुआ था। एक टूटी हुई तबला जोधी कोने में रखी थी और एक बद्धी सी नक्काशीदार हारमोनियम। देखो आलिया जी, आरव ने उत्साहित होकर कहा। उस जमाने में संगीत में वीणा, हारमोनियम, तबला और माउथ ऑर्गन का उपयोग कितनी खूबसूरती से किया जाता था। लोग मानते थे कि माउथ ऑर्गन ने तो एक गाने में 4 चांद लगा दिए थे। आलिया ने उपकरणों को छुआ। उसकी आंखें नम थीं। खान साहब मानते थे कि संगीत में लय और ताल है, लेकिन शब्दों में प्रेम की धुन और जीवन का प्रवाह है। इसलिए वह सिर्फ धुन नहीं बल्कि अर्थ पर भी जोर देते थे। उन्होंने कमरा साफ करना शुरू किया। दीवारों पर खान साहब द्वारा लिखे गए अधूरे शेर और नज़में लिखी थीं। ये पंक्तियां एक कवि की कविता की तरह गहरी थीं। सफाई के दौरान आरव को हारमोनियम के बक्से के अंदर एक पुरानी डायरी मिली, उस्ताद जुल्फिकार खान की। डायरी के पन्ने पुराने, भूरे हो चुके थे। इसमें सिर्फ नोट्स और धुनें नहीं थीं, बल्कि खान साहब के निजी विचार भी थे। दिनांक 20 अप्रैल 1968। आज रिया ने फिर वह गाना गाया जो इशारों से दिल ले ले। बताओ ये हुनर कहाँ से सीखा है? उस लड़की की आवाज में एक शाश्वत वसंत है। मैंने उससे पूछा, ये हुनर कहाँ से सीखा? उसने कहा, उस्ताद, संगीत की देवी ने यह हुनर मेरे गुणों में भरा है। दिनांक 5 मई 1970। रिया कहती है कि चेहरे की सुंदरता सिर्फ 4 दिन की मेहमान है, लेकिन गुणों की सुंदरता हमेशा इंसान के साथ रहती है। वह कितनी सही है। मेरे गीतों में भी अब सिर्फ शब्दों का महत्व ही रहा है। आरव ने आलिया को डायरी पढ़ कर सुनाई। यह रिया की सादगी और दर्शन का परिचय था, जो आरव को एक साउंड इंजीनियर के रूप में शब्दों के महत्व को समझने में मदद कर रहा था। यही कारण है, आलिया ने कहा, कि उनके गीत कालजयी हैं। गीत लेखन के तरीके में गीतकार की कल्पना समाई हुई होती थी। आज का संगीत सिर्फ धुन है, लेकिन यह गीत एक कहानी थे। आरव ने अपनी तकनीक का उपयोग करने का फैसला किया। उसने अपना पोर्टेबल डिजिटल इंटरफेस निकाला और हवेली के शांत वातावरण को रिकॉर्ड करना शुरू किया। मैं इस कमरे के शांत वातावरण को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आरव ने आलिया को समझाया। जब मैं टेप को पुनर्स्थापित करूंगा तो इस रूम टोन को बैकग्राउंड में जोड़ दूंगा, ताकि ध्वनि आज की कृत्रिम नहीं बल्कि उस जमाने की आवाज लगे। आलिया को यह विचार पसंद आया, तकनीक का उपयोग कला की शुद्धता को बनाए रखने के लिए। इस बीच आलिया ने करीम चाचा से सीखे हुए एनालॉग तरीके का उपयोग किया। उसने हारमोनियम को साफ किया और खान साहब के नोट्स की मदद से एक पुरानी धुन बजाने की कोशिश की। धुन बजते ही आरव को लगा जैसे वह किसी गहरी कल्पना में खो गया हो। ये धुन सुरों की बेटी के अंतिम छंद की शुरुआत हो सकती है, आरव ने उत्साहित होकर कहा। लेकिन धुन अधूरी थी, जैसे कि कविता का अंतिम छंद पहेली हो। डायरी में
में खान साहब ने अंतिम गीत के बारे में सिर्फ 2 पंक्तियां लिखी थीं, मुसाफिर को चलते जाना है, लेकिन सफ़र का अंत क्या है। आरव को तुरंत किशोर कुमार का वह मशहूर गाना याद आया, मैं हूँ मुसाफिर, मेरा न घर है न ठिकाना, बस चलते जाना है। यह गीत आरव तब सुनता था जब वह चिंतित होता था। आलिया जी, आरव ने कहा, खान साहब ने हमें सिखाया कि हम सब मुसाफिर हैं, हमारा कोई स्थायी घर या ठिकाना नहीं है, हमें बस चलते जाना है। लेकिन इस अंतिम छंद में वह सफ़र का अंत जानना चाहते थे। आलिया ने डायरी के पन्ने पलटे और एक दबा हुआ हाथ से लिखा कागज पाया। ये खान साहब की लिखावट नहीं थी, बल्कि रिया की थी। कागज पर अंतिम छंद के शब्द लिखे थे। ये रिया का उत्तर था जो उसने खान साहब को दिया था। आलिया ने पढ़ा, जीवन की कमाई सिर्फ सत्कर्मों का मोल, चेहरे की सुंदरता 4 दिन की बात है, गुणों का सलोनापन वही सफ़र का मोल है। यह कविता आरव की आंखों में चमक ले आई। खान साहब का सफ़र का अंत यही था, अच्छे कर्म। रिया ने उन्हें यही सिखाया था। आरव और आलिया ने एक दूसरे को देखा। उनका सफ़र अब सिर्फ टेप को ठीक करने का नहीं रहा, बल्कि एक महान कलाकार की अंतिम इच्छा को पूरा करने का बन गया था। अब उनके पास क्षतिग्रस्त रील और आरव की आधुनिक तकनीक। उस्ताद खान की अंतिम धुन आलिया द्वारा निकाली गई, रिया के अंतिम शब्द। उन्हें अब दोनों ज़मानों की कला को मिलाना था। उस्ताद खान की पुरानी हवेली अब एक अस्थायी स्टूडियो बन चुकी थी। एक कोने में आरव ने अपना पोर्टेबल साउंड गियर जमाया, लैपटॉप, हाई क्वालिटी माइक्रोफोन और डिजिटल इंटरफेस। दूसरे कोने में आलिया ने करीम चाचा की मदद से हारमोनियम और एक पुरानी तबला जोड़ी को साफ कर लिया था। यह 2 अलग अलग जमानों की कला का मेल था, एनालॉग की पवित्रता और डिजिटल की क्षमता। ठीक है आलिया जी, आरव ने माइक्रोफोन एडजस्ट करते हुए कहा, अब हमें 3 काम करने हैं। पहला, रील के क्षतिग्रस्त हिस्से को मेरे सॉफ्टवेयर से साफ करना ताकि हम खान साहब के संगीत को शुद्ध रूप में सुन सकें। दूसरा, आपकी आवाज में अंतिम छंद को रिकॉर्ड करना। और तीसरा, पुरानी धुन और नए सुर को एक साथ मिलाना। आलिया ने गहरी सांस ली। याद रखना आरव, आवाज में वह एहसास आना चाहिए जो मेरी दादी की आवाज में था। आज के गानों की तरह सिर्फ उत्तेजना नहीं। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। उसने सबसे पहले पुरानी रील पर काम शुरू किया। उसने उस रूम टोन का उपयोग किया जिसे उसने हवेली में रिकॉर्ड किया था। डिजिटल फिल्टरिंग के बाद टेप से आ रही खड्डाहट धीरे धीरे कम होती गई और खान साहब की वीणा और तबले की धुन साफ होने लगी। यह किसी जादू से कम नहीं था। आलिया आश्चर्य से देखती रही। आपकी तकनीक अद्भुत है आरव, आपने आवाज के हर कण को बचाया है, उसमें मिलावट नहीं की। जब मकसद सच्चा हो तो तकनीक सिर्फ एक साधन होती है आलिया जी, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। अब बारी आलिया की थी। वह अंतिम छंद गाने के लिए तैयार थी। जीवन की कमाई सिर्फ सत्कर्मों का मोल, चेहरे की सुंदरता 4 दिन की बात है, गुणों का सलोनापन वही सफर का मोल है। उसने आंखें बंद कर लीं और हारमोनियम पर खान साहब द्वारा निकाली गई धुन को बजाया। शुरुआत में उसकी आवाज में डर और हिचकिचाहट थी। वह अपनी दादी की विरासत के भार को महसूस कर रही थी। आरव ने रिकॉर्डिंग रोकी। क्या हुआ आलिया जी? पता नहीं, उसने कहा। मुझे लगता है मैं आधुनिक दुनिया की हूँ। मेरी आवाज में वह गहराई नहीं है जो दादी की आवाज में थी। मुझे लगता है आज के गाने सचमुच बेमायने हैं और मैं भी उसी जमाने की उपज हूँ। आरव ने उसे आराम से समझाया। आलिया जी, हर जमाना कुछ नया लेकर आता है। खान साहब और रिया जी का संगीत कालजयी था क्योंकि वे गुणों और शब्दों को महत्व देते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी आवाज में रूह नहीं है। आपकी आवाज में रिया का प्यार और आज की स्पष्टता है। ये संगम ही इस गाने को सुरों का सफर बनाएगा। हमें यह दिखाना है कि पुराना और नया साथ मिलकर एक अमर वसंत गीत बना सकते हैं। आलिया को आरव की बात में दम लगा। यह सिर्फ रिया की नकल करने का समय नहीं था, बल्कि उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का समय था। उसने फिर से गाना शुरू किया, लेकिन इस बार अपने तरीके से। उसकी आवाज में रिया की सादगी थी, लेकिन उसमें आधुनिक संगीत की एक नई टेक्सचर भी थी। ये ऐसा था जैसे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाने को आज के कलाकार ने पूरी शिद्दत से गाया हो। जब अंतिम छंद खत्म हुआ तो आरव ने राहत की सांस ली। यह जादुई था। आरव ने अपने सॉफ्टवेयर पर उस अधूरे टेप की धुन रिया की आवाज के साथ और आलिया की आवाज अंतिम छंद को मिलाना शुरू किया। शुरुआत में रिया की पुरानी थोड़ी खुरदुरी लेकिन मधुर आवाज गूंजी। राहों के मुसाफिर हम, न घर है न ठिकाना, बस चलते जाना है। मध्य में खान साहब की वाद्य यंत्रों की पुरानी धुन साफ होकर आई और अंत में आलिया की स्पष्ट भावपूर्ण आवाज ने अंतिम छंद गाया। जीवन की कमाई सिर्फ सत्कर्मों का मोल, गुणों का सलोनापन वही सफर का मोल है। पूरा गाना एक सफर बन गया, अतीत से शुरू होकर वर्तमान में खत्म होता एक शाश्वत चक्र। आरव ने उस गाने को एक फाइनल मिक्स दिया। यह गाना न तो पूरी तरह से पुराना था, न ही पूरी तरह से आधुनिक। यह सामंजस्य था। गाने के पूरा होते ही रंग सागर में एक स्थानीय उत्सव का माहौल बन गया। गांव के लोग अपनी खेती के काम से खाली थे और उत्सव की तैयारियों में जुटे थे। आलिया ने सुझाव दिया, आरव, हमें इस गाने को यहीं रंग सागर के लोगों के सामने सबसे पहले पेश करना चाहिए।
वे ही इस संगीत की सच्ची पहचान है। आरव ने सहमति दी। यह बिल्कुल उसी तरह था जैसे पुराने जमाने में पूरा मोहल्ला एक जगह इकट्ठा होकर खुशी गम साझा करता था, सिर्फ गाने और फिल्मों से नहीं बल्कि एकता से। वे दोनों उस अमर गीत को दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार थे। यह गीत सिर्फ एक धुन नहीं बल्कि दो पीढ़ियों, दो जमानों और दो विचारों का मिलन था। रंग सागर के मध्य में गांव का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा था। पारंपरिक गीतों और नृत्यों के बाद मंच पर बिजली के कुछ तार और आरव का डिजिटल साउंड सिस्टम रखा गया। यह दृश्य स्थानीय लोक कला और आधुनिक तकनीक का एक अनोखा मिश्रण था। करीम चाचा ने माइक पर घोषणा की, आज हम एक ऐसी धुन सुनने वाले हैं जो दशकों से खामोश थी। हमारे उस्ताद जुल्फिकार खान साहब की अंतिम रचना सुरों की बेटी। इस धुन को हमारी रिया की पोती आलिया और मुंबई से आए हमारे मेहमान आरव ने मिलकर पूरा किया है। गांव के लोग उत्सुकता से मंच की ओर देखने लगे। आरव ने लाइट्स बंद कर दी और सिर्फ एक स्पॉटलाइट हारमोनियम के पास बैठी आलिया पर पड़ी। आरव ने एक बटन दबाया। सबसे पहले दर्शकों ने उस पुरानी शाश्वत आवाज को सुना, रिया की आवाज। राहों के मुसाफिर हम, न घर है न ठिकाना, बस चलते जाना है। इस आवाज में वह पुराना जमाना था जब लोग सुबह रेडियो के साथ उठते थे और शाम को भी रेडियो के साथ सोते थे। लोगों की आंखें नम हो गईं। उन्हें याद आया कि ये गीत ही थे जो उन्हें पूरे दिन की थकान, भूख और दर्द भुलाने में मदद करते थे। जैसे ही गीत मध्य भाग में पहुंचा, आरव के डिजिटल रिमास्टर्ड वीणा और तबले की धुन गूंजी। यह उतनी ही स्पष्ट थी जितनी कि वह आज सुबह रिकॉर्ड की गई हो, लेकिन उसमें अतीत की रूह थी। फिर आलिया ने हारमोनियम बजाया और अंतिम छंद गाना शुरू किया। उसकी आवाज में रिया की सरलता और आज के विश्वास का अद्भुत संगम था। आलिया की आवाज, जीवन की कमाई, सिर्फ सदकर्मों का मोल, चेहरे की सुंदरता, 4 दिन की बात है, गुणों का सलोनापन, वही सफर का मोल है। यह गीत का अंत नहीं था बल्कि सफर का सार था। उस्ताद खान का दार्शनिक सवाल, सफर का अंत क्या है, पूरा हो गया था। मानव की पूरी जिंदगी की कमाई उसके सदकर्म है। पूरा गांव मंत्र मुग्ध होकर सुन रहा था। जब गाना खत्म हुआ तो कुछ पल की खामोशी छाई रही और फिर तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। लोगों ने आरव और आलिया को घेर लिया, उनसे ढेर सारी बातें की। आरव को लगा जैसे वह किसी पुरानी दावत में है जहां बच्चे से लेकर बूढ़े तक मेहमानों को घेर लेते थे और उनसे घंटों तक सुख दुख की बातें करते थे। आरव ने महसूस किया कि ग्लोबलाइजेशन के इस युग में जहां इंटरनेट सबको जोड़ देता है, वहां भी वह खालीपन था। लेकिन इस छोटे से गांव में भौतिक सुख सुविधाओं की कमी के बावजूद अपनेपन और सुकून का अद्भुत एहसास था। अगले कुछ हफ्तों में आरव ने उस गाने को इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाया। सुरों की बेटी एक वैश्विक सनसनी बन गया। यह गीत पश्चिमी दुनिया में भी लोकप्रिय हुआ, जहां लोग इसकी अद्वितीय रचना और गहरे शब्दों से मुग्ध थे। एक शाम आरव और आलिया उस्ताद खान की हवेली में बैठे थे। आरव का मुंबई जाने का समय हो चुका था। आरव, आलिया ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि तकनीक दुश्मन नहीं बल्कि एक पुल है। तुमने उस कालजयी गीत को अमर बना दिया। आरव ने जवाब दिया, और तुमने आलिया जी मुझे सिखाया कि सच्ची कला की आत्मा केवल भावनाओं में बसती है, न कि सिर्फ फिल्टर में। मेरा ये सफर अब पूरा हुआ, लेकिन मैं मुसाफिर हूँ। मुझे अब चलते रहना है एक नए रास्ते पर। आरव ने मुंबई वापस न जाने का फैसला किया। उसने उस पुरानी हवेली को करीम चाचा और आलिया के साथ मिलकर एक नया रूप देने की योजना बनाई। यह एक हाइब्रिड स्टूडियो होगा जहां एक तरफ एनालॉग की पवित्रता, वीणा, हारमोनियम होगी और दूसरी तरफ डिजिटल की पहुंच, इंटरनेट, आधुनिक रिकॉर्डिंग होगी। इस तरह आरव, आधुनिकता और आलिया परंपरा ने मिलकर उस्ताद खान की विरासत को एक स्थायी ठिकाना दिया। उनका यह सफर अब सिर्फ 2 कलाकारों का सफर नहीं रहा, यह 2 जमानों का सफर था जिसने अंत में सामंजस्य स्थापित कर लिया। अंतिम पंक्ति, वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे, एक जो राह बनाता था और एक जो राह को सार्थक करता था। मुसाफिर को चलते जाना था और अब उनके पास एक साथ चलने के लिए एक